तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। बस यही। आपको क्या लगता है 16 भर्तियां निकली और 16 के 16 पेपर लीक हो गए हैं, तो यहाँ रोजगार पेपर लीक हो रहे हैं, पता चल रहा है कि लीक हो रहा है, लेकिन इसकी पिछली सरकारों में ऐसा होता था, पेपर लीक होते थे, कुछ सेलेक्टेड लोगों के हाथ में जाते थे, वहाँ पेपर सॉल्व होते थे, और अगर कोई कहना भी चाहता पेपर लीक हो रहा है तो बात बाहर खुल के नहीं आ पाती थी। उसमें पीजीटी में वो सिलेक्ट हुए हैं और उनका वो कॉल लेटर पाने के लिए 1.5 लाख की घूस मांगी गई। ये किया वो 1.5 किया। लाख। अब ये नहीं हो कि पीसीएस का पेपर 2-3 लाख में बिक जा रहा है, अब ये नहीं हो रहा है। पहले से बिक जाता था क्या? बिक जाता था। अगर मान लीजिए हमारे फ्रीडम है जय श्री राम कहने का, ठीक है, अगर आप जा रही हैं, आपके पास हम जाके चिल्लाएं जय श्री राम तो आपको दिक्कत है। हम यहाँ कह रहे हैं जय श्री राम, आप जा रही हैं, आप अल्लाह अकबर चिल्ला रही, इसमें हमने आपको टच किया है। अगर किसी हिंदू लड़के ने उनको हाथ से टच किया हो तो ये कह दें। हिजाब वाली जो बात है, किसी भी प्रेमिसेस का अगर वहाँ पर रूल है, जो भी आपका ड्रेस कोड है, तो वो हिजाब गलत है उस अगर जगह। ऐसी विचारधारा लेके कल यही टीचर बनते हैं तो अपना दायित्व निभा पाएंगे। इनको राष्ट्र भी गलत लगता है, इनको राष्ट्र भी गलत लगा है, इनको सरकार भी गलत लग रही है, इनको एजुकेशन सिस्टम भी गलत लगता है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। अभी हम विश्वनाथ मंदिर के कैंपस में हैं। यहाँ NSUI, BCM, ABVP के छात्र हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने 2017 से लेकर 22 तक कैसा काम किया है, इनकी क्या उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी, शिक्षा का क्या हाल है, शिक्षा पर भगवाकरण का जो आरोप लग रहा था उस पर ये क्या कहते हैं, और आगामी आने वाली सरकार से इनकी उम्मीदें क्या हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं BCM से। इनका आमतौर पर इन लोगों का आरोप होता है कि मीडिया इन लोगों को नहीं दिखाती, क्या सही है? जी एकदम सही है। मीडिया वही दिखाती है जो खबरें धड़ाधड़ बिक जाएं, उन्हीं खबरों को दिखाती है मीडिया, और वही पक्ष रखती है जो मसालेदार हो। वही पक्ष रखती है जो मसालेदार हो। ठीक है, पहले हम आते हैं रोजगार के मुद्दे पे। क्या लगता है आपको, यूपी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? आपको क्या लगता है 16 भर्तियां निकली और 16 के 16 पेपर लीक हो गए हैं, तो रोज़गार पर क्या उनका वो रहा है, रिकॉर्ड रहा है, वो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, आंकड़े आपके हाथ में हैं। आंकड़े जो कहते हैं कि योगी सरकार दावा कर रही है कि 4.5 लाख 4.6 यानी 4,60,000 नौकरियां उन्होंने सरकारी यहाँ के युवाओं को दिया। वो तो दिख ही रहा है सर, कहाँ दिया वो तो दिख ही रहा है कहाँ दिया है ना। अभी हर एक जगह जाइए, बेरोजगार लोग इतने घूम रहे हैं। NTPC की जो निकली है उसमें राज्य सरकार की बात कर लेते हैं। राज्य सरकारों का थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। पहले टेट का ही देख लीजिए, पेपर लीक हो रहा है, हर एक चीज़ का कुल मिला के कोई तो क्या हो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई हुआ। देखिए आरक्षण का घोटाला हुआ ना। 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसमें भी किस तरीके से धांधलेबाजी हुई है वो हम आपको बताते हैं। कैंपस की बात चल रही है तो कैंपस के ही एक वाक्य आपको सुनाते हैं। ब्रोचा हॉस्टल साइंस इंस्टीट्यूट का, हम वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ पर अब वो जो सीनियर थे उनका हम नाम नहीं बताएंगे, उनकी उसमें पीजीटी में वो सिलेक्ट हुए हैं और उनका वो कॉल लेटर पाने के लिए 1.5 लाख की घूस मांगी गई। 1.5 लाख की, बिल्कुल। इंटरव्यू के लिए पीजीटी इंटरव्यू के लिए 4-4 लाख रुपए और असिस्टेंट प्रोफेसरी की भर्ती के लिए 12-12 लाख रुपए घूस दिए हैं लोग। यहाँ के जो लोग एक्सपीरियंस है, PhD करके बैठे हुए हैं, एग्जाम में लोड थे, वो सब लिखते हैं, वो सब हम लोगों से बहस करते हैं, वो सच्चाई है। योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि पिछली सरकारों में यानी अखिलेश सरकार में एक परिवार घूस लेने के लिए निकल पड़ता था, भाजपा सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। इनके आरोप पे आप क्या कहें? जी, जो इन्होंने बताया कि ऐसे ली जाती हैं या फिर घूस लिए जा रहा है, आपको पता है 2 लाख कुछ नौकरियां उन्होंने दी थी शायद, और उन जो अखिलेश सरकार में मिली थी उसकी 2 गुना 4 लाख कुछ नौकरियां इनके सरकार में मिली है। और जो भर्तियों का प्रोसेस है, हाँ टेट के पेपर लीक हुए, यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, पता चल रहा है कि लीक हो रहा है, लेकिन इसकी पिछली सरकारों में ऐसा होता था, पेपर लीक होते थे, कुछ सेलेक्टेड लोगों के हाथ में जाते थे, वहाँ पेपर सॉल्व होते थे, और अगर कोई कहना भी चाहता पेपर लीक हो रहा है तो बात बाहर खुल के नहीं आ पाती थी। ऐसा नहीं चल रहा है क्या? अब नहीं, पैसा अब अधिकारी चल रहा है और नप जा रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उस पर आपके ऊपर एक्शन होगा, ये ऐसी सरकार है। और जना कटियार नाम आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेंबर थी, शायद परीक्षा नियंत्रक थी, मेंबर ना कहे परीक्षा नियंत्रक थी। पेपर लीक में उनका नाम आया, सस्पेंड हुई, फिर से बहाल हो गई।
तो सस्पेंड हुई, उनके ऊपर जांच हुई, अगर कोई अगर नहीं है तो उसको फिर दोषी पाया गया तो उनके ऊपर सजा हुई रहती है, और दोषी नहीं पाई गई तो उनको अब ऐसा थोड़ी बहाल कर दिया गया, उनके ऊपर एक्शन तो लिया गया। और जो सरकारें होती थी उनमें ना कुछ एक्शन होता था, पेपर लीक नहीं होते थे। व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था उनका, जिसमें पेपर लीक करने की बात की गई थी। सर वो लीक हुआ था वो अलग चीज़, लेकिन अपनी जांच कमेटी ने जांच तो की ना, उसकी रिपोर्ट आप देखिए। तो ये तो पता चल गया, ये तो अर्नव पर इन लोगों ने क्या किया, अर्नव गोस्वामी का हाँ, चैट तो वो लीक हुआ। ठीक है। अर्नव गोस्वामी का मुद्दा यहाँ नहीं है यार, अभी यहाँ पेपर लीक की बात चल रही है। और ये जो 4 लाख 3 लाख देना था, इसका कोई साक्ष्य नहीं है किसी के पास। वो तो हम भी कहते हैं कि अखिलेश सरकार में 20 लाख रुपए मांगे जाते थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य है आपके पास? नहीं, वो किसी के पास साक्ष्य नहीं होता है ना। ऐसी तो हर बात हर सरकारों में कही जाती है कि उनके अधिकारियों ने इतना लिया, उनके अधिकारियों ने इतना लिया, ये किया वो किया। अब ये नहीं हो कि पीसीएस का पेपर 2-3 लाख में बिक जा रहा है, अब ये नहीं हो रहा है। पहले से बिक जाता था क्या? बिक जाता था, इतना सस्ता? बिक जाता था, हमें भी दिलवा दो। बिक जाता था। पहले अगर अखिलेश की सरकार आती है तो आपसे कांटेक्ट करें। उसमें जो होती हैं भर्तियां, वो जाति विशेष में, अगर मान ली यहाँ कुछ धांधली हो भी रही, मान ली इन लोगों के कहले से मान लिया, तो वहाँ जाति विशेष के रूप में धांधली होती थी। कौन सी जाति को? कौन सी जाति? अखिलेश सरकार में यादव जातियों का होता था। तो यहाँ भी तो कह रहे हैं लोग। मेरा मानना है कि जब ये चुनाव था 2017 का जो यूपी का चुनाव था, ठीक है, तो उसमें मोदी जी का इनका योगी जी का कहना था कि मतलब कुछ 92 या 93 जो है कि पीसीएस की वैकेंसियाँ निकली हुई थी, ठीक ना। उनका ये कहना था कि कुल मतलब 68 जो वैकेंसियाँ थी पीसीएस की, उनमें मतलब केवल यादव ही भर गए। वो मतलब यही कहते रह गए हमेशा, लेकिन उन्होंने कभी प्रूफ नहीं किया। एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है कि जो यादव है यादव है, और अखिलेश में केवल यादव ही शामिल होता है। और जैसे अभी एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि एक मीडिया के किसी ने पूछा कि आप पर ठाकुरवाद का आरोप लगता है, तो उन्होंने खुद कहा मैं ठाकुर हूँ, मुझे गर्व है, और भगवान भी मेरे उसमें जन्म लिए हैं। तो ये तो सबसे बड़े जातिवादी हैं, एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बावजूद इस प्रकार का जातिवादी बयान देना कितना खतरनाक। दूसरी बात, अभी यूपी में अगर वो ठाकुर हैं तो शर्म आनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, व्यक्ति की पसंद हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल उनकी पसंद हो, कुछ भी हो, लेकिन हम सब जानते हैं जातिवाद कितना खराब चीज़ है। जाति के नाम पर हमारे इतिहास में कितना शोषण लोगों का हुआ है। तो जो एक अंबेडकर जो लिखते हैं कि हमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करना है, जाति का विनाश करना है, आज के नेता उसी जाति को बढ़ा रहे हैं। तो यह जाति का नाश करना था तो आरक्षण क्यों? आरक्षण का जाति के नाश से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण जो है वो सभी वर्गों के पार्टिसिपेशन के लिए है कि उनको पार्टिसिपेशन दे करके उनको उठाया जा सके, है ना। मूल मुद्दा ये है। ये यहाँ पर फंसाया जाता है कि आरक्षण की वजह से जाति और मजबूत हो रहा है। जाति मजबूत है, वो तो उस वर्ग को मौका मिल रहा है जो अभी तक वंचित रहा है इतने ऐतिहासिक समय काल से। बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए। हाँ, तो वही कर रहे हैं ना। जब वो व्यक्ति जो SC ST या जो दलित कम्युनिटी से व्यक्ति आता है, वहाँ पर वो पहुँचता नहीं है, तो फिर होता कौन है? इसकी दोषी कौन? इसका दोषी कौन? बिल्कुल पूरी तरह से सरकार दोषी है। सरकार को इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार रही है। इसका दोषी कौन? 70 सालों में आप लाभ नहीं दे पाए, इसका दोषी कौन? देखिए, दोषी तो यह व्यवस्था है। मैं केवल इसी को नहीं मानता हूँ। इसकी दोषी सारी सरकारें हैं और क्या। और 70 साल बहुत कम समय है, अभी और समय लगेगा, पिछले 2-3 हज़ार सालों से मात्र 10% लोगों के लिए 100% का आरक्षण था, तो अभी तो 70 साल ही हुए हैं। जो बाद में सवर्ण पैदा हुए, ठीक है, मान लेते हैं कि 3000 सालों से आप कह रहे हैं शोषण हो रहा था, लेकिन जो सवर्ण आज, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं इनकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन जो आज सवर्ण पैदा हुआ उसने कौन सा शोषण कर लिया? लेकिन आपने कहा कि 70 साल जो है बीत चुके हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो अभी सवर्ण पैदा हुए हैं वो कौन सा शोषण कर रहे हैं? मैंने कौन सा शोषण कर लिया? एग्जैक्टली आप, मैं समझ गया था आपके क्वेश्चन से ही कि आपने क्या किया। पहली बात तो ये कि बात यहाँ किसी संप्रदाय जात की नहीं हो रही है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है, बात यहाँ वर्ग की हो रही है। किस तरह से हम बटे हुए हैं। बटे हम कैसे हैं? आपने अपनी चलाई, हमें दबाया। मैंने कौन सा दबा लिया? आपको बोलने का मैं भी नहीं SC ST से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं भी बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। आपने 70 साल की बात की, यहाँ पर ज़्यादा दूर की बात नहीं, यहीं चित्तूपुर में जाएं आप। जो कहें 70 साल बीत चुके हैं, तो उन्होंने भी, भाई साहब ने कहा, हमारे नीरज नाम है ना आपका सर, नीरज जी ने कहा जैसा कि अभी काफ़ी समय लगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये जो व्यवस्था का जो दोष है ना,
इसके इसका दोषी कौन है? सिर्फ व्यवस्था। आप और हम जैसे लोग, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं। अगर हम स्वर्ण, मैं स्वर्ण हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि SC ST है, अगर उसे हमें उठाना भी है। क्यों उठाना? क्योंकि वो SC ST पे हम ये देख लेते हैं ना कि हम स्वर्ण हैं। एक बताइए, एक बात बताइए, रामविलास पासवान, नाम लेता हूँ मैं कुछ लोगों के। रामविलास पासवान लगातार केंद्रीय मिनिस्टर है 77 के बाद से। जगजीवन राम 28 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बेटी IFS ऑफिसर रहीं, फिर केंद्र में मिनिस्टर रहीं, लोकसभा अध्यक्ष रहीं। उनके बेटे को भी आरक्षण की जरूरत है क्या? वो भी शोषित, उनकी आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि आरक्षण की क्या ज़रूरत अभी भी है? बिल्कुल उनको जरूरत है क्या? उनको नहीं है, मैं कहता हूँ उनको नहीं है। और उन जैसे कई ऐसे हैं जो जिनको बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए सुधार क्या? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी? क्या होनी चाहिए? किस लेवल पे होनी चाहिए? किस लेवल पे? आधार क्या होना चाहिए? आधार ये होना चाहिए कि ये नहीं कि ठीक है आप जात की बात कर रहे हैं कि उनकी जात के हिसाब से आरक्षण न दिया जाए। बिल्कुल सर देखिए, एक मिनट, मैं एक डेटा दे दूं। JNU सावित्रीबाई फुले और यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था जिसमें पता चला था कि 22% उच्च जातियों के पास भारत की 44% संपत्ति है, 60% OBC के पास मात्र 30% संपत्ति है और 15-16% SC के पास मात्र 7% संपत्ति है और ST के पास 2.3% संपत्ति है। इतना भयानक संपत्ति का असमान बंटवारा वही बात यह जाति के आधार पर है, यह अर्थ के आधार पर नहीं, यह जाति के आधार पर है। और मैं खरीदता हूँ कि मेरी जाति खरीदती है मेरे लिए। देखिए, ऐतिहासिक रूप से जिनके दादा बाबा या तो रजवाड़े थे या फिर जो पुरोहित थे वो दान में पाए थे, वो जमीन कहीं से लेकर नहीं आए थे। सीलिंग एक्ट आया था, उसके बाद से संपत्तियों का कहाँ भूदान आंदोलन में कितना बंटवारा हुआ? अगर इतना ही हुआ होता तो बंदी और हदबंदी यूपी में काफी पहले लागू हो गई थी। अरे हम और आप जानते हैं कि उच्च जातियों के पास गांव में कितनी जमीन है और दलितों और OBC के साथ कितनी जमीन है। आप मेरे साथ चलिए, यूपी के किसी गांव में चलते हैं। मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, फिर यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए ना, कहाँ से आप बोल रहे हैं? हद है। आपको हम बता देंगे। मेरी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप जो गांव की बात कर रहे हैं ना, 500 बीघा यूपी में, यूपी में एक से एक है। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, अभी भी मेरे गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो सवर्ण कहे जाते हैं या कहें कि ब्राह्मण, उनके पास 200 बीघे खेत है ना। और ये जो आपने प्रश्न उठाया है कि ठीक है सवर्णों ने पहले दलितों का जिस तरह से दमन किया, उनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको ठीक है, और अभी कह रहे हैं कि आप सवर्ण किस तरह से आप तो दमन नहीं करें। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, जो संपत्ति आपके बाप दादाओं से परदाओं से मिली, आप धनी हुए हैं, सेठ बन के बैठे हुए, क्या आप उसे छोड़ देंगे? सेठ बन के बने रहते तो 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया, EWS, उनकी इनकम तो 8 लाख भी नहीं है। अच्छा, तो वही 15% आबादी को 10% आरक्षण दिया गया और 60% आबादी को जातिगत आधार पर जनगणना ही जातिगत गणना हो गई क्या? जातिगत गणना हो गई क्या? जो 15% जो है कि मान लीजिए आपने ये इन्होंने बताया कि आंकड़े आप कहाँ से दे रहे हैं? 15% का जातिगत गणना हो गई क्या? नहीं, जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन मोटा मोटी आप कहाँ चैनल वाले बताते हैं। एक चैनल में आपके मतलब क्या, जो आपके मीडिया जमात है, मीडिया वाले भी रोज आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण यूपी में इतना % है, ये भाजपा को वोट करेगा, ये सपा को, रोज चैनल वाले चिल्लाते हैं। ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चैनल वाले से पूछिए ना, वो कहाँ से डेटा लाते हैं? कहाँ से डेटा? ये डाटा हमारे पास, हम लोगों ने कोई जनगणना थोड़ी किया है या कुछ जातिगत जनगणना, जो सरकार के पास डाटा होती है वही तो उसी डाटा को हम लोग आपके सामने रखते हैं। उसी भी सुन लो तो रोज हमने कोई नहीं जनगणना तुम्हें नहीं दी ना, हमने कोई आंकड़ा दिया, हमने आंकड़े का आधार पूछा। आपको पर्सनल हमने नहीं कहा, आंकड़े का आधार मैंने पूछा। आप कुछ आंकड़े का आधार। भारत का सबसे बड़ा चैनल आज तक है, वही चिल्लाता रहता है। यार कैसे मान ले? चिल्लाता रहता है। आप देखिए ना, पूरी दुनिया मान रही, पूरी दुनिया देख रही है। हद है। आप भी देखिए, आप पास आइए। पहली बात तो इन्होंने जो योगी, पहले आप पूछ रहे हैं योगी भी, जो इन्होंने कहा कि वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने पे गर्व है उनको। अभी आजमगढ़ से हम आते हैं, आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे अखिलेश यादव आए थे। उनका एक मंच से बयान है कि अगर देश को प्रधानमंत्री चाय वाला अगर बन सकता है तो दूध कहाँ से लाएंगे? दूध वाले तो हम हैं। तो ये भी तो एक जाति विशेष की तरफ हुआ। मान लेते हैं कि कल एक गंगोह से नासिर, पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, कहे तो मैं आपको दिखा दूंगा। कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या कहते हैं, भारत को कब्जा किया, अब गंगोह को भी कब्जा करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक बयान कोई भी देता है, हेट स्पीच कोई भी देता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, धर्म के नाम पर अगर सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहता है तो उसको उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वह चाहे धर्म संसद के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर किसी मुस्लिम के नेता के द्वारा अपने जमात के लोगों के द्वारा कब्जा करने की बात हो। मैं स्पष्ट रूप से गजवाई हिंद हो या हिंदू हिंदू राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र की धर्म संसद में क्या चल रहा है? हिंदू राष्ट्र का तमाशा चल रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। या एक सेकुलर देश है या सभी का देश है, सभी को रहने का हक और अधिकार है। देश है, सभी को रहने का हक है। तो स्कूलों में हिजाब की मांग क्यों? हिजाब की मांग धर्मनिरपेक्ष है ना, धर्मनिरपेक्ष। संविधान में धार्मिक आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता का भी प्रावधान है, आर्टिकल 25। ठीक है। दूसरी बात, जो हिजाब का मुद्दा है उसका प्रकरण बहुत लंबा है। वह एक महिला की स्वतंत्रता, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। उसको स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 20। इस बात पर तो हम भी डिफर करते हैं। हिजाब वाली जो बात है, किसी भी प्रेमिसेस का अगर वहाँ पर रूल है, जो भी आपका ड्रेस कोड है, तो वो हिजाब गलत है। उस जगह पे वो हिजाब गलत है। साथ ही कह रहे हैं हिजाब गलत है। देखिए, हिजाब देखिए हिजाब को आप हटाना चाहते हैं, उसका माध्यम आप हो सकता है लोगों को स्कूलों में ड्रेस हिजाब पहनना तब वो गलत हो जाए जब हम सड़कों पे चलते हुए कहें कि आपने हिजाब क्यों लगा रखा है, तब उस टाइम पे उनकी स्वतंत्रता है, लगाएं। लेकिन अगर आप स्कूल में जहाँ पर आपका स्कर्ट ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड में हिजाब शामिल नहीं होता है। तो आपको देखिए 2016 में जो है केरल में एक मुद्दा हुआ था कि हुआ था ऐसा कि सीबीएसई वालों ने निकाला था कि ऐसे कपड़े लड़कियां नहीं पहन के आएंगी जिससे चेकिंग करने में, एग्ज़ाम का था समय, जिससे चेकिंग करने में प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत हो। तो मुस्लिम महिलाओं ने कहा था कि हम भाई पहन के आएंगे, उन्होंने उसका विरोध किया। केरल सरकार ने मुद्दा देखा और वहाँ के जो क्या बोलते हैं जज थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसने हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसने कहा कि लड़कियां आधे घंटे पहले आएंगी, उनका ड्रेसिंग सेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि धर्म में ऐसा लिखा है कि वो कपड़े अपने सर पे पहन सकते हैं। कुरान की कौन सी आयत में लिखा है? कुरान में देखिए ये 2016 का मुद्दा है। आप हाई कोर्ट, केरल के हाई कोर्ट, आपने कभी राजस्थान पीसीएस का एग्जाम दिया है? राजस्थान की भर्ती का कोई एग्जाम दिया है? एक चीज हम पूछते हैं तो उसी हाई कोर्ट से जाके पूछिए, उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा नहीं, ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट को मानो, बताओ। राजस्थान पीसीएस का कोई भी एग्जाम, एक मिनट बात तो सुन लीजिए। राजस्थान पीसीएस का कोई एग्जाम दिया आपने? ना हम लोग यूजी कर रहे हैं। तो एक मिनट मैं नियम बताया था, मैं नियम बताया हूँ। राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, कोई भी हाफ शर्ट होनी चाहिए, ठीक है? आप जींस नहीं पहन सकते हैं, फुल पैंट पहनेंगे, ठीक है? एयरफोर्स में भी है ये। सीबीएसई ने भी यही गाइडलाइन रखी थी, लेकिन वहाँ की जब आपका देश स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष है तो हिजाब का समर्थन क्यों कर रहा है? देखिए हिजाब, जहाँ तक हिजाब की बात है तो देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। नहीं कर रही है बल्कि संविधान कर रहा है। संविधान कैसे कर रहा है? उसको एक स्वतंत्रता अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, वो सब जगह है। लेकिन स्कूल का अगर एक ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है तो ड्रेस का फॉलो करना पड़ेगा ना। चीजों को आप नहीं है ना, सकते, लेकिन थोप नहीं सकते हैं कानून के, जबरदस्ती नहीं कर सकते। और सुनिए, कानून तो कानून, यहाँ पर जो है जय श्री राम के नाम पर जो है माइनॉरिटी को तंग किया जा रहा है। वो लड़की अकेले जा रही थी, 50-50 लोग वहाँ पर उसके सामने। उस वीडियो में गलत दिखाया, तंग कोई नहीं कहता। वो चिल्ला, वो जय श्री राम नहीं बता रहे। वीडियो को पूरी बात सुनेंगे सर। जय श्री राम बोलना अरे एक मिनट उस महिला का नाम, एक मिनट शांत हो जाइए। उस महिला का नाम याद है आपको? किस महिला का? जो हिजाब पहन के निकली थी। नाम नहीं, लेकिन वीडियो मैंने पूरा, मुझे याद है, जहाँ तक मैं मुस्कान, शायद कुछ इस तरह। मुस्कान नाम है उनका। उनकी फेसबुक पे फोटो देखिए, जहाँ वो लड़कों के साथ है, जींस और पैंट में है, टॉप में है। चॉइस का मामला है ना, हम नहीं ना डिसाइड करेंगे। हम देखिए, हम एक मिनट, हम इनकी बात तंग करने वाला बात सुन लीजिए।
अगर सुनिए बात तंग बता रहे हैं वो, अगर मान लीजिए हमारे फ्रीडम है जय श्री राम कहने का, ठीक है, अगर आप जा रही हैं, आपके पास हम जाके चिल्लाएं जय श्री राम तो आपको दिक्कत है। हम यहाँ कह रहे हैं जय श्री राम, आप जा रही हैं, आप अल्लाह अकबर चिल्ला रही, इसमें हमने आपको टच किया है। अगर किसी हिंदू लड़के ने उनको हाथ से टच किया हो तो ये कह दें, उसमें पूरे वीडियो में अगर किसी हिंदू लड़के ने उनको हाथ से टच किया हो तो, और वो टच किया करना है, प्रताड़ित करना होता है। आपको हाथ से टच करेंगे तभी आपको परेशान करेंगे। आप अकेले जा रहे हैं, 50 लोग हो कर रहे हैं, इससे आपके धर्म के नाम पर गाली दे, आपको धर्म के नाम पर प्रताड़ित। लास्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो दोषी पाया जाएगा योगी उसके घर पे बुलडोजर चलवाएगा। योगी बुलडोजर हम जैसे युवाओं पर चला रहा है, हम जैसे युवाओं पर योगी बुलडोजर चला है। जब इसी तरह एनटीपीसी की परीक्षा होती है, जब छात्र अपने मुख्तार एक मिनट मेरा एक बात सुन लीजिए कि 2016 में एक एयरफोर्स में एक मुसलमान ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, तो उसको निकाल दिया गया, लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि वहाँ का रूल था। बात यहाँ पर था कि यहाँ पे मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया। आप मोरल वैल्यूज़ के थ्रू भी आप उसके गार्जियन को भी कांटेक्ट करके आप उनको बता सकते थे कि हिजाब मतलब नहीं, आप इनको आप स्कूल के गेट तक हिजाब। राजनीतिक पार्टियां तो दोनों तरफ से रोटी सेक रही है ना। प्रियंका गांधी इस विवाद में बिल्कुल ट्वीट, तो हमको राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है ना। एजुकेशन तो लड़की का जा रहा है, प्रियंका गांधी का भी नहीं जा रहा है। और ना दिया है कि हमको पहले हिजाब जरूरी है, बाद में एजुकेशन जरूरी है। पहले हिजाब, देखिए जहाँ तक हिजाब की बात है, तो कुछ मुस्लिम शिक्षित महिलाएं ऐसी भी हैं वो कहती हैं कि गलत है। और देखिए ये आप क्या कहते हैं, गलत है सही है? देखिए जहाँ तक मेरा भी मानना है, अगर हिजाब है तो ये तो गलत है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपका थोपना नहीं चाहिए। सुन लीजिए बात, ये हिंदुओं पे होगा तो थोप देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। अगर हिंदू भी किसी स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, कभी ऐसा भी था कि हमारे जो मतलब पूर्वज थे वो अलग तरह के बिल्कुल कपड़े पहनते थे, ठीक है ना। हम आ जाएं तो अलग तरह के कपड़े पहनते थे, ठीक है। अब हमारी जो पीढ़ियां हैं अलग तरह के कपड़े। एक मिनट मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपसे मैं आता हूँ, ठीक है ना। तो ये जहाँ तक बात है, यहाँ तक जब व्यक्ति शिक्षित होगा वह चीज़ों को समझेगा कि ये गलत है, तब जाकर वह पूरी तरह से उसको मतलब हटाएगा कि ये गलत है। इसी तरह मतलब ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था भाई, शिक्षित कम था क्या? ये का भी दोष है कि हम उस तरीके का हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो खाली नौकरी IIT IAS ग्रुप D ग्रुप C SSC इसी वाला दे रहे हैं। सामाजिक शिक्षा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली, तो डिवाइड किया। शिक्षित सभी लोग हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी थिंकिंग को किसी ने नेरेटिव मतलब समझदार नहीं बना दिया, किसी नेरेटिव में वो ढह गए हो। पढ़ाई सब पढ़ सकते हैं। आप अगर इनसे ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था, प्रसाद मुखर्जी ने बम फोड़ दिया क्या? बम नहीं फोड़ा, लेकिन बम फोड़ दिया। सरकार बनाया जिसने भारत का विभाजन किया। और मुस्लिम लीग अभी भी है ना भारत में, भारत में है ना, मुस्लिम लीग है, इंडियन मुस्लिम लीग है। और वो सिर्फ केरला में। थोड़ा नाम पढ़िएगा उसका, इंडियन मुस्लिम लीग है, उसका एक वो सांसद भी है। अभी जो शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप ये जो शिक्षक होते हैं, क्या वह पूरी तरह से अपने समाज और एक स्टूडेंट के प्रति उत्तरदायित्व हो पाते हैं? बताइए आप ही, क्या इसमें मेरी शिक्षा व्यवस्था का दोष नहीं है? क्यों मतलब पूरे इस दोषी कौन यार, दोषी कौन? इस तरह से सरकार इस तरह से मोबिलाइज पूरा किया जा रहा है कि मतलब कि आप किसके काम आ सके, आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके, या इसी तरह आप स्टेट सिस्टम स्टेट को काम आ सके यही। और अगर ऐसी विचारधारा कैसे तय करेंगे कि हर टीचर अपने जो काम उनको असाइन किया गया उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? एक गलत बात है ना। आराम से शांत हो जाइए। अगर ऐसी विचारधारा लेके कल यही टीचर बनते हैं तो अपना दायित्व निभा पाएंगे? इनको राष्ट्र भी गलत लगता है, इनको सरकार भी गलत लग रही है, इनको एजुकेशन सिस्टम भी गलत लगता है। उसी एजुकेशन सिस्टम के तहत ये टीचर बनेंगे। मैंने शिक्षा व्यवस्था की बात की, आप क्यों कर रहे हैं राष्ट्र की बात? मैं शिक्षा की बात। आप लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट क्या होता है? एक गलत बात है। ये भाई साहब को ना आप इनको कोई संज्ञा नहीं दे सकते न। पहले ये तो भाई साहब हमारे स्टूडेंट है, छोटा भाई हैं। एक गलत बात है। जो चुनाव की बात जहाँ तक है सर जी, वो चुनाव की बात कीजिए, सबका मत लीजिए ना।
ये आपस में हम लोग असहमति में भी सहमत हैं एज बीइंग अ स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक डाटा बता देना चाहता हूँ। अभी किसान जो है कि 2 घंटे में एक आत्महत्या हो जाती है और स्टूडेंट की एक घंटे में। इस तरह से ऐसी स्थिति हो गई है। बताइए क्या सरकार करना चाहती है हम स्टूडेंटों के साथ? और जब यही स्टूडेंट अपने अधिकार के बाद शिक्षा की बात करने आएंगे तो यहाँ जेलों में बंद करने की धमकी दी जाएगी, और वहीं जब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतर जाएंगे बंदूक के नोक से गोलियों से आपको मार, इस तरह से धमकियाँ दी जा रही है। गोलीबारी हो गई यार। बिल्कुल गोले जब पटना में तो आप नहीं, पटना में क्या हुआ एनटीपीसी के लीक पर? ट्रेन फूक दी गई आराम में। देखिए आप जो प्रकरण है ना वो एक दिन में समझना चाहते हैं। जो बच्चों का जो मानसिक शोषण था वो 10 साल से चला आ रहा है। कोई भी परीक्षा होती है, बहुत साल कोई भी परीक्षा होती है बिना कोर्ट में जाए फाइनल नहीं होता। भर्ती जो आती है पहले उसमें पेपर के क्वेश्चन गलत हो गया, फिर जो है पेपरवे लीक हो गया, फिर दोबारा शेड्यूल बना, फिर कोर्ट में गया। भाई एक भर्तियां पूरी करने में 5-5 साल इन निकम्मे सरकारों को लग जाता है। कमी सरकारें 5 साल पहले आई हैं। बिल्कुल इसीलिए इनको मौका दिया गया था। बिल्कुल देखिए एक मिनट एक करके बोलो यार। देखिए बात यह है इसके पहले की सरकारें खराब थी, मान रहे हैं इसके पहले की सरकारें खराब थी, लेकिन इस सरकार को हम क्यों लाए थे कि ये चीजों को ठीक करें। कुछ आंकड़े में दे दूं, कुछ आंकड़े में दे दूं। योगी सरकार कह रही है कि यूपी में 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई, 3 लाख करोड़ का निवेश आया, जिससे 1 करोड़ 60 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। आंकड़े हैं, योगी सरकार के आंकड़े हैं, मैं आंकड़े रख रहा हूं। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं एज योर बीइंग ना जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार ने जो भी बात बोला है वो अपने क्या एग्जीक्यूट हुआ दिख रहा है? आपसे जानना चाहूंगा, मैं अपनी राय नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है ये थोड़ा सा फैले रखे ना। जो भी योगी सरकार बोल रही है कि हमारे क्या इतना का निवेश हुआ, जो हम पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ उसे कौन? मैं पूछ लेता कितना जो अंतिम जो पैदान पे जो खड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ मैं अंतिम दाल चोखा खा रहे हैं। मैं अंतिम पायदान के व्यक्ति पे ही आता हूँ। मैं अंतिम पायदान, बात तो सुन लीजिए। मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, बात तो सुन लीजिए। मैं ठीक है साधारण सर मुझे भी तो बोलने दीजिए। तो एक साधारण परिवार के यहाँ सब्जी रोटी के सिवा कुछ एक और सब्जी की बढ़ोतरी हुई है? इतना निवेश हुआ, जो विदेशी कंपनियां आई, जो सरकार जो भी आई तमाम आया, उसका एजुकेशन होकर के हमारे यहाँ एक सब्जी के सिवा और कुछ आंकड़े हुई मित्र। आपने क्या खान पान में तो कुछ बढ़ोतरी हुई, पहनावा में बढ़ोतरी हुई, अपना जो खर्च था उसमें बढ़ोतरी हुई। जो 5 रुपया हम 2 समोसा खाते थे, आज भी पहले से भी 2 समोसा 2011 में मैं इस विश्वविद्यालय में आया था, आज भी 2 समोसा खाता हूं और 1 चाय सुबह पीता हूं और फिर जाकर के दूसरी शाम में पीने के लिए मेरे पास खर्चा नहीं है। फिर कुछ और आंकड़ों पाया कुछ सर जी मैं पूछता हूं कि वो माना कि उनका निवेश बहुत हुआ, लेकिन हम पे क्या प्रभाव पड़ा? जो उनको जो वोटर था, जो वोट दे करके सरकार में लाई है, जो जनता जो उनको वोट दे करके इस सरकार में लाई, उसका तो स्थिति 10 के 10 बनी हुई है। तो फिर तो सर फिर कुछ आंकड़े देता है, क्या मतलब है? फिर कुछ आंकड़ों पे आते हैं, आंकड़े आते हैं। उन्होंने कहता कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, यानी जो गरीब तबका है, हमने 40 लाख घर दिए। ये बात है, ये बात सच है। 2 करोड़ 1 मिनट मैं करा नहीं जा सकता है कि नहीं बना है, नहीं बने, लेकिन हर जहाँ चाहिए वहाँ नहीं बना है। वहाँ नहीं बना है। एक करके बोलो यार, एक कर। के पास है 40 लाख में, जो आप बोल रहे हैं कहाँ गरीब के पास पहुंच गया? वो भी जिसके पास पहुंचता, जो एविल होता खुद, वो प्रधान से कहता भाई मेरे को करवा दे, 50,000 मुझे ले लेना, बाकी मुझको दे देना। वो भी दलाली वाला वहाँ पे चलता है, ठीक है ना? प्रधान कौन बनता है? प्रधान तो वही बकता है ना जब आप पूछिए। काहे नहीं बनता? अच्छा एक अरे यार शांत उत्तेजित ना हो यार, चुनावी रैली नहीं है ये, चुनावी रैली नहीं। प्रभाव करेगा, लोग बदलेंगे इस बार, चुनावी रैली मूड में है तो ये बदलेंगे। ये चुनावी वो जनता का हक है। इस समय हम लोग यहाँ आप आए हैं, हम लोग मत लेना चाहते हैं, तो हम लोगों ने जाकर के 2011 में आया हूँ
तो इतनी तो समझ तो है, इतनी तो समझ है कि इस सरकार क्या की है कि क्या नहीं की है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या नहीं प्रभाव पड़ा है। कोरोना में कह रही है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी परिवारों को, गरीब परिवारों को, ये तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और कौन जा करके बतलाता? जो पब्लिक सेक्टर में जितना भी काम हुआ है, जैसे कि चिकित्सा में, माने कि चिकित्सा में बोलेंगे, सर जी मैं बताता हूँ कि बोलेंगे कि चिकित्सा में हम जाकर के लोगों को इतना जाकर के अनुदान दिया और लोगों को फायदा हो रहा है। ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए तो सरकार होती है, इसीलिए तो सरकार होती है। पूरा टैक्सेशन का उनका ऑनशिप होता है, तो फिर जाकर के वही वो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया, अपने घर से दिया था क्या? नहीं दिया था, सुन लीजिए। लेकिन जो आप जो आंकड़े बता रहे हैं ना, मैं इन आंकड़ों पे यही कहूँगा, मैं इन आंकड़ों महिलाओं ये बताइए, वो घर से नहीं दिए थे बट सबको दिए थे, और ये कितने लोग को दिए हैं? ये कितने लोग? ये रोजगार की बात करते हैं ना, ये कितने लोग? चुनावी रैली ना बना, जब बंटना शुरू होता है ना, जब बंटना, मैडम आप भी बोलिए। जब बंटना शुरू हुआ था ना सर, तो हमारे जब हमारे महाविद्यालय में बंटना शुरू हुआ था ना, तब हमारे मोबाइल पे भी मैसेज आया था कि आपको दिया जाएगा। बट ये स्मार्टफोन बिकॉज हम यूजी स्टूडेंट है, इसलिए स्मार्टफोन की बात। चुनावी आचार संहिता लागू अभी नहीं मिलेगा, संहिता लागू हुई अभी नहीं मिला इनका, बताइए इनको क्यों नहीं ये दिए? और जारी जब किए थे तो रहने वाले लोगों से तो पूछिए। टैबलेट और लैपटॉप में अंतर होता है, ठीक है, वो साफ आप समझ सकते हैं। जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में मैं यही कहना चाहूंगा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। बस यही तक बात है, ये बस यही बात है। ये बस जान जाइए, ये जो सभी आंकड़े आप दिखा रहे हैं ना, बताइए, मैं जब बात कर रहा हूँ रोजगार की, तो मैं भी तो एक आंकड़ा ही बता रहा हूँ ना, कि जो स्टूडेंट होता है वो किसका किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और जो शासन प्रशासन के जो मंत्रियों के लड़के हैं वो किसानों को चल के चल जाते हैं। एक मिनट आंकड़ों पे बात, आंकड़ों पे बात कर ले। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी? 4.5%। और सुन लीजिए, देख ले, वही तो आंकड़ों की बात, आंकड़ों जो जमीनी पे इम्प्लीमेंट है, यहाँ युवा जो यूनिवर्सिटियों में मतलब पूरी तरह से बेहाल घूम रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी में बेरोजगारी दर कितनी? 4.5% है। 3%। 3% हो गया होगा 4 से 6%। देखिए, ये कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी को एग्जैक्ट डेटा ना पता हो, ये कुछ नहीं हो रहा है कि हम लोग नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आंकड़ों की बात कर लें। देश में बेरोजगारी दर 7.91, 7.91, ठीक है। यूपी में 3%। प्रणाम करते हुए थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन पूछे, सिलेक्टेड क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप हमें ये मत बताइए कि हम क्या पूछेंगे। लगे थोड़ा सा आपके प्रश्नों से लग रहा है मुझे कि सर जी मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ। आप भी अखिलेश यादव की तरह तय कर लीजिए कौन ईमानदार पत्रकार। अखिलेश यादव की जैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर मुझे लग रहा है आप लिस्ट बना चुके हैं। क्वेश्चन जो चुनावी मुद्दे हैं, जो लोगों से सरोकार करते हैं, वो क्वेश्चन पूछिए ना। योगी वही तो पूछ रहा हूँ।